बारे में देखेंगे क्या है इलेक्शन जो प्रेसिडेंट का होता है उसका प्रोसीजर क्या है, उसके बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं प्रेसिडेंट से रिलेटेड वो देखेंगे और इसी तरह से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम कवर करेंगे। इसमें जो भी पावर ऑफ प्रेसिडेंट है, ड्यूटीज़ हैं, बाकी जो अथॉरिटीज़ हैं, उस चीज़ों को हम वो सेपरेट वीडियो में होगा, वो सेपरेट लेक्चर होगा। ये इसमें बेसिकली हम प्रोसेस प्रेसिडेंट को लेकर के देखेंगे क्या प्रोसेस है। तो इसमें देखिए जो कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं 52 से लेकर के 62 तक, उसके बारे में अभी हम यहीं चर्चा कर ले रहे हैं। 52 से लेकर के 62 तक में क्या क्या है। आर्टिकल 52 क्या कहता है? आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है कि देयर विल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक भारत का एक राष्ट्रपति होगा और वो प्रथम नागरिक होगा। 52 में लिखा हुआ भारत का एक राष्ट्रपति होगा और वो प्रथम नागरिक होगा। आर्टिकल 53 में दिया हुआ है कि कार्यपालिका की सारी शक्ति एग्जीक्यूटिव की हेड जो एग्जीक्यूटिव का होगा वो कौन होगा? प्रेसिडेंट होगा। कार्यपालिका की सारी शक्ति किस में निहित होगी? प्रेसिडेंट में होगी। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट विल बी प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 53 में दिया हुआ है कि भाई हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा? वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड प्रेसिडेंट होगा। आर्टिकल 54 में दिया हुआ है कि इनको कौन इलेक्ट करेगा, मतलब निर्वाचक मंडल कौन जो इलेक्ट करते हैं उन लोगों का मंडल कौन कौन करेगा, तो वो सारा डिटेल आर्टिकल 54 में दिया हुआ है। ठीक है, मतलब निर्वाचक मंडल के बारे में है, इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में जिसको बोलते हैं। आर्टिकल 55 में दिया हुआ है कि जो इलेक्शन होगा प्रेसिडेंट का वो कौन सा सिस्टम फॉलो होगा इलेक्शन का, क्योंकि डायरेक्टली हम इलेक्ट कर नहीं रहे हैं तो इनडायरेक्ट इलेक्शन जो हो रहा है तो किस तरह का इलेक्शन होगा। तो उसमें दिया हुआ है क्या? प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, मतलब कौन सा प्रिंसिपल हम फॉलो करेंगे। मतलब उसमें क्या है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है ना, वो हम आगे देखेंगे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। आर्टिकल 56 है। आर्टिकल 56 में इन्होंने दिया है कार्यकाल, टेन्योर इनका क्या होगा, 5 साल का टेन्योर होता है, ये है। फिर आर्टिकल 57 है। आर्टिकल 57 में इन्होंने आर्टिकल 57 में है कि री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब इसमें बस ये दिया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कितनी बार भी वो खड़ा हो सकता है, इलेक्शन लड़ सकता है और कितनी बार भी चुना जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार एक टर्म रह सकता है या 2 टर्म रख सकता है या उससे ज़्यादा नहीं रह सकता, वो कितनी बार भी चुना जा सकता है। जैसा कि अनलाइक यूएसए में मैक्सिमम 10 ईयर होता है प्रेसिडेंट रह सकता है कोई। तो ये आर्टिकल 57 है। आर्टिकल 58 में है क्या? 58 में दिया हुआ है कि क्वालिफिकेशन क्या है, प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो वो सारे एलिजिबिलिटी दिए हुए हैं। ठीक, उसके बाद है इम्पॉर्टेंट आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 में क्या है? आर्टिकल 60 जो है ओथ किस तरह से होगा वो दिया हुआ है आर्टिकल 60 में, ओथ। आर्टिकल 61 में क्या है? आर्टिकल 61 है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब जो महाअभियोग पारित होगा अगर प्रेसिडेंट के ड्यूटीज़ में कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी दिखी तो उस ग्राउंड पे क्या है? महाअभियोग, मतलब उनको हटाने के लिए प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है, उसके लिए महाअभियोग पारित होगा। तो उससे रिलेटेड जो भी प्रोसेस है वो आर्टिकल 61 में दिया हुआ है। तो ये बेसिक है हमारा उसके इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस थे आर्टिकल से, वो हमने देखा। अब आगे देखते हैं कि इसमें जो निर्वाचक मंडल है, जो इलेक्टोरल कॉलेज है, उसमें कौन कौन है, ये इम्पोर्टेंट है। तो उसमें कौन कौन है देखिए, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, ये 3 है ना। लोकसभा, राज्यसभा केंद्र में है और विधानसभा स्टेट्स के। ठीक, इन तीनों के जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो क्या कर सकते हैं? वो लोग इन्हें चुनेंगे। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड विधानसभा, ये लोग जो है प्रेसिडेंट को चुनेंगे। ठीक, ये है निर्वाचक मंडल, जो निर्वाचन इनका करेगा वो कौन कौन है? लोकसभा है, राज्यसभा है, विधानसभा है। ठीक, ये हो गया। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे और क्लियर होगा आपको कौन है संसद निर्वाचित सदस्य, कहाँ संसद के कौन कौन? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सिर्फ निर्वाचित, मनोनीत नहीं। ऐसे ही राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ये हैं इलेक्टोरल कॉलेज में, मतलब निर्वाचक मंडल में जो प्रेसिडेंट को वोट देंगे वो कौन होंगे?
ये लोग होंगे। जैसे नॉर्मल आम चुनाव होता है तो उसमें हम सभी लोग वोट जो 18+ है वो वोट कर सकते हैं, तो वो निर्वाचक मंडल ये हो गया बाकी आम चुनाव के लिए। लेकिन प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए कौन सा हुआ, ये हो गया, ठीक। निर्वाचक मंडल कौन, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के इलेक्टेड लोग, ठीक है ना। ये उसके बाद हम देखते हैं कि कौन वोट नहीं करता है, कर सकता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसी में से क्वेश्चन आता है कौन, क्योंकि इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। तो कौन नहीं कर सकता, तो एक चीज़ दिमाग में बिठा लीजिए कि कभी भी प्रेसिडेंट को वही वोट करेगा जो इलेक्टेड होगा, एकदम ध्यान से रहे। कभी भी नॉमिनेटेड कोई भी है वो नहीं करेगा। अब हम जैसा जानते हैं कि राज्यसभा में 12 लोग नॉमिनेटेड होते हैं राज्यसभा में, लोकसभा में भी नॉमिनेटेड लोग जाते हैं, विधानसभा में भी नॉमिनेट करने का प्रोविज़न है। तो कहीं से भी कोई नॉमिनेट है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, ठीक। तो ये है इम्पॉर्टेंट कि नॉमिनेटेड कोई भी, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ बोथ ऑफ द हाउसेस, हाउस ऑफ पार्लियामेंट, वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं करेंगे। ये तो हो गया नॉमिनेटेड मेंबर। उसके बाद एक और चीज़ कि कुछ भारत में कुछ ऐसे 5, 6, 7 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, इस तरह आंध्र प्रदेश, वहाँ पे क्या, किसका प्रावधान, वहाँ पे क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, मतलब विधान परिषद भी है। तो विधान परिषद के भी सदस्य इसको वोट नहीं, प्रेसिडेंट को वोट नहीं करेंगे, ये ध्यान देना। विधान परिषद के सदस्य भी, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेट्स में, कुछ स्टेट्स में, उसके भी सदस्य वोट नहीं कर सकते हैं। ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया कौन वोट नहीं कर सकता है। उसके बाद देखते हैं व्हाट आर द क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन क्या है, प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, तो वो दिया हुआ है। किसमें मैं बताया था अभी, आर्टिकल 58 में है, ठीक है ना। तो आर्टिकल 58 है इसके लिए। तो क्या है क्वालिफिकेशन, पहले तो सबसे कॉमन ऑब्वियस कौन सा, इंडियन सिटीजन हो। दूसरा क्या है, 35 वर्ष की आयु कंप्लीट किया हो, ठीक। उसके बाद क्या है, मेंबर ऑफ द लोकसभा। मेंबर ऑफ द लोकसभा नहीं वो कह रहा है कि मेंबर ऑफ द लोकसभा होने की एलिजिबिलिटी हो उसके पास, उसको वो फुलफ़िल करे कि लोकसभा का मेंबर बन सकता है। उसके लिए जो कंडीशंस हैं वो सारा उसे फुलफ़िल करना होगा, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो लगभग सभी मिनिस्टर्स और सभी इस तरह के पोस्ट के लिए होता है, क्या, कि कोई भी वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना करता हो, ठीक है ना। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना करता हो का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी लाभ के पद पर ना हो, या और आसान शब्दों में कि ये किसी भी सरकारी नौकरी में ना हो, बस सिंपल, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा कि ये बेसिक कि क्या क्वालिफिकेशंस हैं। अब एक और यहाँ पे ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जान लीजिए कि एज से ही रिलेटेड, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में आता है। गवर्नर और प्रेसिडेंट, इन दोनों के लिए एज क्या है, 35 साल, ठीक। लोकसभा और विधानसभा, इन दोनों के लिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट क्या है, 25 साल, ठीक। अब राज्यसभा और विधान परिषद, इसके लिए एज रिक्वायरमेंट क्या है, 30 साल, ठीक है ना। ये समझ गए आप। जैसे सबसे लोअर हाउस कौन है, लोकसभा होता है और विधानसभा, ये क्या है, 25 साल है सबसे कम। उससे अपर हाउस होता है राज्यसभा, विधान परिषद, तो क्या है, 30 साल है। और सबसे ये लोग तो सबसे मतलब सबसे ज़्यादा बड़े हैं, यही लोग लीड करते हैं, गवर्नर और प्रेसिडेंट। स्टेट प्रेसिडेंट कंट्री लेवल पे और स्टेट लेवल पे गवर्नर, तो इसका क्या है, 35 साल, ठीक है। तो ये कई बार एग्जाम में इससे रिलेटेड पूछ देता है क्वेश्चंस, एज को लेकर के, तो कन्फ्यूज़न हो जाता है बच्चों को, ठीक है ना। तो ये हो गया क्वालिफिकेशन। उसके बाद हम देखते हैं कि कोई भी अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड किसी भी तरह का डिस्प्यूट होगा तो उसके लिए कौन अथॉरिटी है। तो एकदम ध्यान में रखना है कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड किसी भी तरह की, प्रेसिडेंट इलेक्शन से रिलेटेड किसी भी तरह के डिस्प्यूट की एक ही फाइनल अथॉरिटी है, वो है सुप्रीम कोर्ट। एकदम इसमें कुछ भी कोई दाएं बाएं नहीं, सुप्रीम कोर्ट इज़ द फाइनल अथॉरिटी। अगर इसमें इलेक्शन में किसी भी तरह का डिस्प्यूट होगा तो कोई पार्लियामेंट, कोई कुछ भी नहीं डिसाइड करेगा, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी, और जो भी वर्डिक्ट देगी वो फाइनल होगा, ठीक। एक और चीज़ जान लीजिए कि एग्जाम्पल से पहले समझ लीजिए कि क्या है। मान लीजिए प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ और कोई प्रेसिडेंट बन गया, ओथ ले लिया,
सब कुछ होने लगा। फिर किसी ने ये क्लेम किया कि नहीं, कुछ प्रोसेस में कुछ इरेगुलरिटीज़ हैं, गड़बड़ी है, कुछ चुनाव में कुछ धांधली जैसा है। सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई किया और देखा कि हाँ सही में जो बंदा वो कह रहा है वो ठीक है, और प्रेसिडेंट के खिलाफ फैसला आता है, तो उसके बाद प्रेसिडेंट हट जाता है। तो उस दौरान जब प्रेसिडेंट ने जिस दौरान वो रहा, प्रेसिडेंट ऑफिस में रहा, उस दौरान उसने जो भी कार्य किए होंगे, किसी भी तरह ऑफिस में जिस भी तरह का वो काम किया होगा, वो सारे काम वैलिड होंगे। किसी भी तरह का अगर कोई डील साइन हुआ होगा या किसी भी तरह का अपॉइंटमेंट हुआ होगा, इस तरह के कोई भी काम वो वैलिड होंगे, उसको सुप्रीम कोर्ट नल एंड वाइड नहीं कर सकता। ये ध्यान देने वाली बात है, ये याद रखना है ये, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है ना। एक तो सुप्रीम कोर्ट इज़ द फाइनल अथॉरिटी, और दूसरा प्रेसिडेंट द्वारा किया गया काम इनवैलिड नहीं हो गया उस दौरान, अगर वो इलिजिटमेट पीरियड में, अगर वो इलिजिटमेट ढंग से भी हो चुका है तो भी वो काम उसका वैलिड रहेगा, ठीक। इलेक्शन प्रोसेस क्या है इलेक्शन का, ठीक, तो हम इसमें देख लेते हैं। अब हमने अभी देखा कि कौन चुनता है, एमएलए और एमपी, ठीक है ना, एमएलए एमपी। तो जैसे नॉर्मली जो हम लोग जो आम चुनाव जो होते हैं उसमें क्या होता है, किसी भी एक आदमी के वोट की वैल्यू 1 होती है। जैसे हम जाएंगे, अगर 10 लोग वोट दिया तो 10 ही वोट काउंट होगा, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता है। एमएलए और एमपी के चुनाव की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, वो ज़्यादा होती है, 1 से ज़्यादा होती है। तो वो हम देखेंगे कि क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं दोनों, एमएलए के वोट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर एमपी के वोट की वैल्यू। तो एमएलए के वोट की वैल्यू क्या होती है कि टोटल स्टेट का जो पॉपुलेशन है, स्टेट का जो टोटल पॉपुलेशन है, उसको हम जो टोटल नंबर ऑफ एमएलए हैं, इलेक्टेड एमएलए हैं, उससे डिवाइड कर देंगे, और जो वैल्यू आएगी उसको 1/1000 कर देंगे। तो ये क्या होगा, एमएलए के वोट की वैल्यू पता होगी उस पर्टिकुलर स्टेट में। एक बार और ध्यान से सुने, एमएलए के वोट की वैल्यू क्या है, ये स्टेट का पूरा जो पॉपुलेशन साइज है वो डिवाइडेड बाय जितने टोटल इलेक्टेड एमएलएज हैं, ठीक है, और जो वैल्यू आई उसको भी एक बार 1/1000 कर देंगे। तो जो वैल्यू आएगी वो क्या है, एक एमएलए के वोट की वैल्यू। तो अब इससे हम ये जान सकते हैं कि हर स्टेट के एमएलएज की वैल्यू, वोट की जो वैल्यू आएगी वो अलग अलग होगी, क्योंकि पॉपुलेशन साइज अलग है, नंबर ऑफ एमएलएज अलग डिफरेंट हैं। तो इसीलिए क्या होगा, जो बड़ा स्टेट है जहाँ पे पॉपुलेशन साइज ज़्यादा है, वो क्या होगा, वहाँ के वैल्यू ज़्यादा होगी। तो इसीलिए जो बड़े स्टेट हैं, जैसे यूपी है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, तो वहाँ के एमएलएज के वोट की वैल्यू ज़्यादा होती है। जो छोटे स्टेट है जहाँ पॉपुलेशन साइज कम है, वहाँ के एमएलएज की वोट की वैल्यू कम होती है। इससे ये भी होता है कि एक ठीक सही से रिप्रेजेंटेशन हो पाता है कि बड़ा स्टेट है तो उसका वैल्यू ज़्यादा है और वोट को, मतलब प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने में, ठीक है। एमएलए का ये हो गया। वैसे ही अब एमपी के वोट की वैल्यू क्या होती है, तो एमपी के वोट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी कि जितने ये सारे एमएलएज हैं हर एक स्टेट के टोटल एमएलएज की वोट की वैल्यू को ऐड कर दिया जाएगा, सम कर दिया जाएगा, ठीक है ना। सारे एमएलएज के वोट की वैल्यू सम कर दी जाएगी, डिवाइडेड बाय टोटल एमपी जो हैं भारत में, जैसे जो भी हैं राज्यसभा और लोकसभा के टोटल एमपी, नंबर ऑफ एमपीज, नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज, ये ध्यान देना है हमेशा। एमपी से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एमपी की वोट की वैल्यू आ जाएगी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के वोट की वैल्यू आ जाएगी। कैसे, टोटल एमएलए पूरे भारत में जो हैं उनके वोट की वैल्यू ऐड कर दीजिए, डिवाइडेड बाई जो भी टोटल एमपी हैं इलेक्टेड, मतलब राज्यसभा के और लोकसभा के दोनों को जोड़ दिया। जैसे मान लीजिए 550 राज्यसभा लोकसभा में है और 250 राज्यसभा में, इन सबको जोड़ दीजिए इलेक्टेड, और उसको डिवाइड कर दीजिए इस टोटल एमएलए वैल्यू से। तो क्या आएगा, एमपी के जो वोट की वैल्यू है वो आ जाएगी। तो ये प्रोसेस है कैलकुलेट करने का वोट की वैल्यू। यहाँ आप देखिए, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट डिवाइडेड बाय एमएलए, और उसको भी 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1000 से हम डिवाइड क्यों करते हैं, देखिए पॉपुलेशन साइज करोड़ों में है ना, करोड़ों में, और जो एमएलएज होंगे कितना होंगे, मैक्सिमम 3 डिजिट में होंगे, 4 डिजिट में 1000 एमएलए तो होंगे नहीं, तो 3 डिजिट से अगर डिवाइड करेंगे तो भी जो एमएलए की वैल्यू आएगी वो बहुत ज़्यादा होगी। तो इसीलिए उसको एक बार और 1000 से डिवाइड किया जाता है कि एक नॉमिनल वैल्यू है, तो 1000 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे।
यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वोट असाइंड बाय टू MLAs, उसके बाद क्या है टोटल नंबर ऑफ MPs, ठीक है। तो ये MP की वैल्यू, MP के वोट की वैल्यू और MLA के वोट की वैल्यू, और ये नॉर्मल टाइम में जो हम लोग वोटिंग करते हैं उसमें क्या है, हम लोगों के एक वोटिंग की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, कंपेयर किया है ये। तो ये हमारा हो गया कैसे कैलकुलेट करते हैं उस बारे में दिया हुआ है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि क्या है मेथड ऑफ वोटिंग। मेथड ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मेथड, कौन सा मेथड हम यूज़ करते हैं वोटिंग के लिए, वो तो भारत में पहले तो ये समझ लीजिए, जो हम नॉर्मली जो रेगुलर प्रैक्टिस जो किया जाता है, जैसे कि जो स्टेट इलेक्शन हुआ चीफ मिनिस्टर इलेक्ट करने के लिए, तो क्या हुआ, तो उसमें जो जिस भी तरह का हम फॉलो करते हैं प्रिंसिपल, जिस भी तरह का वो, या जो हम लोकसभा चुनाव होता है उसमें जो फॉलो करते हैं वो सब एक ही जैसा, या ग्राम पंचायत का हो गया, ये सब को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम बोलते हैं। ये ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है फर्स्ट पास द पोस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए अगर टोटल 100 लोग हैं और उसमें 2 लोग इलेक्शन में खड़े हैं, तो क्या होगा, अगर जो 51 जिसको वोट मिल गया तो वो जीत गया, ठीक है ना। जो एक सिर्फ कम है, दूसरे वाले को जो हारा है वो 49 है, मतलब इसका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, 51 लोगों का होगा। तो ये डिसएडवांटेज एक होता है फर्स्ट पास द पोस्ट में, जो हम लोग ट्रेडिशनली फॉलो करते हैं। किसके लिए, जब PM चुनते हैं या CM जब बनते हैं, तो ये वाला एक हो गया, ठीक। लेकिन अब दूसरा है क्या, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन उसमें थोड़ा सा अलग होता है सिस्टम। तो हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या इसी चीज़ को फॉलो करते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एक प्रिंसिपल है चुनाव का, जिसमें हम उसके लिए और क्या फॉलो करते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, STV बोलते हैं इसको। हम सिंगल ट्रांसफरेबल को अभी अगले वाले स्लाइड में समझेंगे, अभी सिर्फ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है वो समझ ले। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब हुआ, एक एग्जांपल से समझते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, कि जैसे मान लीजिए ये हमारा संसद है, ठीक है ना, उसमें टोटल 100 मेंबर हैं, समझने के लिए 100 मेंबर हैं, ठीक है ना। अब क्या है, हम क्या करें, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में किस तरह से होता है कि हम क्या करें, मान लीजिए हम चाह रहे हैं कि सभी का रिप्रेजेंटेशन हो, ठीक। तो अब मैं, जैसे यूपी मान लीजिए बहुत बड़ा स्टेट है, वहाँ अगर 20 करोड़ पॉपुलेशन है, तो मैं क्या करूँ, उसमें 25%, अगर 25% अगर पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट करता है तो 25% मैं सीट 100 में से इन लोगों को दे दूँ। फिर ये अब स्टेट वाइज मैं ऐसे सीट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दूँ, ठीक है। और भी ढंग से हो सकता है ये डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे भी हो सकता है रिलीजियस ग्राउंड पे कर दिया जाए कि भाई 80% हिंदू हैं तो हिंदू कर दे 80% सीट, और बाकी को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। उसके बाद जब वोट दिए जाएंगे इन लोगों को, तो उस हिसाब से पहले से ही जो वोटिंग हो रहा है उस हिसाब से सीट्स उनको एलोकेट हो जाएगा अपने आप। मतलब इसमें ऐसा नहीं होगा कि एक पूरी तरीके से हार गया, जितना आपको वोटिंग मिला उस परसेंटेज में आपको वहाँ पे सीट मिल जाएगा, ये होगा। लेकिन दूसरे वाले में क्या होता है कि 49% जो जिसको मिला वो उसका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बाकी जो 51% जिसको मिला उसका फुल कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन है। तो इस चीज़ को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, जो प्रेसिडेंट इलेक्शन में क्या होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम STV, ये हम देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये समझ लेते हैं थोड़ा कि इलेक्शन आखिर वहाँ पे किस तरह से होता है, वहाँ पे इलेक्शन प्रेसिडेंट का होता कैसे। नॉर्मल में तो हम समझ गए नॉर्मल वाला कैसे होता है, 100 लोग हैं, 2 लोग खड़े हैं तो एक को अकाउंट मिल गया, जीत गया, बस हो गया। लेकिन इसमें कैसे होता है वो देखते हैं। तो देखिए इसमें कैसे होता है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है बैलेट पेपर पे होता है, ऐसे नहीं होता है, ठीक। वोटिंग मशीन पे नहीं होता है, EVM पे नहीं होता है। तो मान लीजिए हम जो ट्रेडिशनल जो हम वोटिंग करते हैं उसमें क्या होता है कि भाई एक है आपका बैलेट पेपर या EVM, उसमें आपने देखा कि नहीं, अच्छा मेरी फेवरेट पार्टी ये है तो उसको हमने क्लिक कर दिया, वोट उसको चला गया, ये होता है। लेकिन इस केस में क्या होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में, कि मान लीजिए 3 कैंडिडेट हैं A, B और C, तो इनको आपको इन लोगों को वोट एक को नहीं देना, आपको प्रायोरिटी सेट करनी है कि भाई हम चाहते हैं ये वाले को देना, दूसरा प्रायोरिटी हम इसको रखें, तीसरा प्रायोरिटी इसको रखें। मतलब आपको सिर्फ एक को वोट नहीं देना है, सभी को देना है।
प्रायोरिटी वाइज देना है कि हम पहले नंबर पे इसको रखेंगे, दूसरे को इस, तीसरे को इस पे, ठीक है। तो ऐसे इस तरीके से होता है, ठीक। इस अब हम देख लेते हैं, अब अगर वोटिंग मिल गया, अब कैलकुलेट कैसे होगा भाई, जब ऐसे दे तो दिया आप, एक इसको, दो इसको, तीन इसको, तो अब कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा और आपको कि ये मान लीजिए एक बैलेट पेपर हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही बहुत सारे बैलेट पेपर होंगे, ठीक है ना, उसमें बहुत सारे बैलेट पेपर होंगे, किसी ने इसको दे दिया 1, अब बहुत सारे बैलेट हो गए, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे वो देखते हैं। पहले तो हम क्या करेंगे, ये जैसे कैंडिडेट ए बी सी 3 है ना, तो हम क्या करेंगे, कैंडिडेट ए बी सी के लिए 3 समझ जाइए, ये एक क्या है, डब्बा जैसा है, ठीक। इसमें अब जो भी कैंडिडेट ए को जितने भी बैलेट पेपर ने, जितने भी लोगों ने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा होगा, प्रायोरिटी 1 पे, उसको सारे को हम इसमें डाल देंगे। जितने भी लोगों ने बी को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा होगा उसको हम बी पे डाल देंगे। जितने भी लोगों ने सी को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा होगा उसको हम सी में डाल देंगे, ठीक। उसके बाद क्या होगा, इन तीनों के काउंटिंग होगी सबकी, उसमें जो सबसे कम होगा, मान लीजिए सी का सबसे कम है, सी को सबसे कम प्रायोरिटी मिला है, सबसे कम वोट मिला है, तो क्या होगा, सी को एलिमिनेट कर, जो भी कम सबसे है उसको क्या किया, एलिमिनेट कर दिया, हट गया, ठीक। उसके बाद इनके जो भी बैलेट हैं उनको निकाला जाएगा, ठीक। उसके बाद बैलेट में देखा जाएगा कि इन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी तो इनको मिला था इन पे, लेकिन लोगों ने सेकंड प्रायोरिटी किसको दी है, सेकंड प्रायोरिटी जिसको भी दी गई होगी, उसके बाद वो वोट ट्रांसफ़र हो जाएगा बी में या सी में, जिसको भी सेकंड प्रायोरिटी मिला होगा उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसीलिए इसको कहा जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल, बाई मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल। इसमें होता क्या है कि मान लीजिए सी को जिसने वोट दिया था, ठीक है, अब क्या है, वो तो हार गया, लेकिन उसका वोट देखिए, हारने के बाद भी उसका वोट खत्म नहीं हुआ, उसका वोट अब यूज़ हो रहा, दूसरा उसका जो सेकंड प्रायोरिटी था उसमें जा रहा उसको चुनने के लिए। तो इसीलिए ये सिस्टम बहुत मतलब अच्छे ढंग से ये रिप्रेजेंट करता है लोगों के वोट को। एक चीज़ ये हो गया। अब क्या होगा, ये एलिमिनेट हो गया, अब ये दो बच्चे, अब उसके बाद फिर दोनों में काउंट होगा, जिसका ज़्यादा होगा वो जीत गया, जो भी कट ऑफ डिसाइड होता है उस। अब ऐसे मान लीजिए अगर यही होता, अगर यहाँ पे 4 होते, 4 ऑप्शन होते, तो क्या होता, सेकंड प्रायोरिटी से जिसको मिला होता सी में ट्रांसफ़र होता, फिर एक बार और होता यही चीज़, फिर इसका जो थर्ड प्रायोरिटी मिला हो, जिसने दिया है, लोगों ने जिसको थर्ड प्रायोरिटी दिया था उसको फिर ऐड होता दोबारा। उस तरह से फाइनल हम जो है लास्ट 2 में कंपेयर करते हैं कि जो भी इसका कट ऑफ होगा वो मीट कर चुका, जो भी उसके बाद वो इलेक्ट हो गया। इसमें कैसे कट ऑफ होता है, जैसे मान लीजिए टोटल 100 हैं तो डिवाइडेड बाई 2 + 1, मतलब 51 जिसका भी होगा, अगर 51 ये मीट कर लिया ए ने तो ये प्रेसिडेंट हो गया, इलेक्शन जीत गया। तो ये है बेसिक तरीका इसको ऐसे कैलकुलेट करने का। ये हमारा रहा आज का टॉपिक, फिर बाकी हम देखते हैं, हो सकता है नेक्स्ट सेशन में हम लोग इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू।